हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन होगा। अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज करेंगे तो फिर अगला जो वीडियो होगा जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन पहले सॉल्व कराएंगे, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, और वो भी बाय नोट्स रिवीजन करेंगे, जिससे कम टाइम में पूरा चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया जा सके और मेन टॉपिक जिससे छूटे ना, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आप इस रिवीजन के बेस्ड पर आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल या सारे कॉन्सेप्ट या सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में ज़्यादा है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डील करते हैं, और मैकेनिज्म बाय व्हिच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो इसके मैकेनिज्म की बात हम लोग करेंगे, और कितने स्पीड से बदल रहा है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने स्पीड से चेंज हो रहा है। इस मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। अब अगर देखा जाए, रिएक्शन तीन टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। एक होता है स्लो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो होगा, एक होता है फास्ट रिएक्शन जो एकदम ज़्यादा फास्ट होगा, और एक होगा मॉडरेट रिएक्शन जिसका स्पीड ना तो एकदम स्लो होगा ना तो एकदम फास्ट होगा। तो जो मतलब स्पीड होता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का लिख पाते हैं, ना तो एकदम स्लो रिएक्शन का बता पाते ना एकदम फास्ट रिएक्शन का। तो अगला जो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिफिनेशन भी आ सकता है और लिखना आ सकता है। कोई भी रिएक्शन दे देगा, बोल देगा रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखिए। तो जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो जिस स्पीड से कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, इस स्पीड को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लेते हैं यक्स यक्स है, और प्रोडक्ट में बदला तो वाई हो गया, तो कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन में और कितने टाइम में चेंज हुआ, दोनों का रेशियो लेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट। उसी को क्या बोलते हैं? रेट। तो रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम टेकन। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में होगा, दोनों का रेशियो रेट होता है। रेट देखो बच्चों, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से लिखते हैं, और अगर इसी का लिमिट ले लें तो ये कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट, यानी डी एक्स बाई डी टी से लिखेंगे। एवरेज इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज इंस्टेंटेनियस आपको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं इसमें, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट रिवीजन करेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मेन अगर देखा जाए, केमिकल काइनेटिक्स का 70 पेज का हमारा मेन नोट्स है, जो लॉन्ग कट में जो मतलब क्लास में प्रोवाइड करते हैं। लगभग मान करके चलो मिनिमम 15 लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स में लगेगा, पूरा केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ने में। लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल 1 से 1.5 घंटे में पूरा केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज करेंगे, तो हम मेन चीज़ें केवल बताएंगे। तो देखो बच्चों, अगर एवरेज रेट लिखना हो तो एवरेज रेट लिखेंगे कैसे? माइनस साइन लगा देंगे, डी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू आर, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग हुआ, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज रेट लिख सकते हैं। माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि टाइम के अनुसार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है और वो प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो जब इसका हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे या एवरेज रेट लिखेंगे, तो अब डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में चाहे लिखो, चाहे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा, केवल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो डी एक्स बाई डी टी अगर लिखना चाहते हैं तो माइनस डी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डी टी, और इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना है
तो प्लस हो जाएगा डी एक्टिव मास ऑफ पी डिवाइड बाई डी टी। यानी प्रोडक्ट का रेट लिखते समय हमेशा ध्यान देना आगे प्लस लग जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और रिएक्टेंट का रेट लिखते समय आगे माइनस लग जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार घट रहा है। तो ये जो प्लस और माइनस लिखते हैं ये कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज को बता रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है आपसे कि यूनिट बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताओ। तो ऊपर है कंसंट्रेशन, नीचे है टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलरिटी और नीचे टाइम, तो मोलरिटी बाई टाइम। मोलरिटी को हम लोग मोल पर लीटर बोलते हैं। तो लीटर जब नीचे है ऊपर शिफ्ट होगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो मोल लीटर इन्वर्स टाइम इन्वर्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया। अगर इसी को गैसियस फॉर्म में लिखा गया है, गैसियस सिस्टम के लिए अगर पूछ रहा है तो एटमॉस्फेयर टाइम इन्वर्स हो जाएगा। तो पहला बात, रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, स्पीड बाई हुइच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। फार्मूला याद रखना, चाहे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या डी एक्स बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखते समय ध्यान देना कि जब रिएक्टेंट के बारे में रेट लिखेंगे तो आगे माइनस साइन लगेगा, प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे तो प्लस साइन लगेगा। और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ध्यान देना। देखो N1A प्लस N2B रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा N3C प्लस N4D प्रोडक्ट में। तो अगर डी एक्स बाई डी टी यानी इंस्टेंटेनियस रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें लिखना हो तो अब N1 N2 N3 N4 रिएक्शन कोफिशिएंट है, कोई नंबर होगा। तो अगर इसको हमें लिखना है तो -1/N1 और डी एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू -1/N2 डी एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, अब प्लस लग गया क्योंकि प्रोडक्ट है सी, तो +1/3 डी एक्टिव मास ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू +1/N4 डी एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी। तो ये ध्यान देना, इस तरीके से इस ओवरऑल रिएक्शन का डी एक्स बाई डी टी यानी एवरेज रेट हम लोग लिख सकते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस रेट इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर माइनस को लेकर के डी एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी को हम लोग रेट ऑफ डिसअपेरेंस बोल सकते हैं। अरे भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, तो उसको रेट ऑफ डिसअपेरेंस बोल सकते हैं। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इतने को हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ अपेरेंस। रेट ऑफ अपेरेंस भी इसे हम लोग बोलेंगे, अपेयर हो रहा ना तो इसे रेट ऑफ अपेरेंस भी बोल सकते हैं। अगर डी एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी बोलना है तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी भी बोल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, रेट ऑफ अपेरेंस पूछे या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी डी कुछ भी पूछे, ये आपको N1 N2 से नहीं मतलब है। N1 N2 जो पूछा जाएगा दो कंपोनेंट के रेट को बराबर करके N1 N2 को अपना अपोजिट साइड में ले जा करके मल्टीप्लाइड फॉर्म में करके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके नोट्स में भी हैं, डिटेल में आप नोट्स देखेंगे, न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। तो ये लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। तो हमने बताया था NTPC, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, NTPC। N मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट के पास नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, या बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ये हमेशा ध्यान देना। उसके बाद नेचर की अगर बात किया जाए तो गैसियस कंपोनेंट का रेट ज़्यादा होगा लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा होगा सॉलिड से। सरफेस एरिया जितना बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना बढ़ता जाता है। उसके बाद टी क्या है, यन तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, टी था क्या है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब वाइब्रेशन होगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने लगेगा, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होने का चांस है। तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है प्रेशर, उसके बाद है प्रेशर या कंसंट्रेशन। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो
तो ईजिली वो प्रोडक्ट में बदल जाता है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद सी है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। और पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा करके रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। जैसे मान लिया कोई रिएक्टेंट है और यहाँ है, और ये ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, मान लेते ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी बैरियर इसका ये है। अब अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला देंगे तो ये जो यहाँ था बैरियर, ये यहीं से प्रोडक्ट में बदलने लगेगा, तो एनर्जी बैरियर पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये हो जाएगा। तो अगर देखा जाए रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन चांस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही निगेटिव कैटलिस्ट होता तो एनर्जी बैरियर और ऊपर चला जाएगा, तो एनर्जी बैरियर अगर ऊपर जाएगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद मान लेते हैं एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर इसका हमें लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना हो, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A पर पावर N1 एक्टिव मास ऑफ B पर पावर N2 होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर मोल का पावर हम लोग कर दें कंसंट्रेशन पर, अगर मोल का पावर कर दें तो LM में बन जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बन जाता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन का पावर हम लोग आर्डर कर दें, यानी अल्फ़ा और बीटा आर्डर बोला जा रहा है, अगर पावर हम लोग आर्डर कर दें तो वो LM में बदल जाएगा, रेट लॉ में बदल जाता है। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ क्या है, आर्डर। अल्फ़ा है आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A और बीटा है आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, और N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। तो अगर मोल का पावर करेंगे तो LM में बन जाएगा, और अगर रेट लिखते समय कंसंट्रेशन पर पावर आर्डर कर देंगे तो वो रेट लॉ में बदल जाता है। अब यूनिट ऑफ के पूछा जाता है, यूनिट ऑफ के क्या होगा, यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर पावर 1-n, लीटर पर पावर n-1 और टाइम इनवर्स। इसको हम लोग डराइव भी करते हैं, लेकिन यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट मैं फार्मूला बताऊंगा, उसको आपको ध्यान देना है और डायरेक्ट क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल पर पावर 1-n, लीटर पर पावर n-1, टाइम इनवर्स। ये किसके लिए है, ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अब किसी भी ऑर्डर के लिए पूछा जाए, जैसे मान लिया n इक्वल टू 1 के लिए पूछा जाए, तो यहाँ रख दो, तो 1-1 यानी 0, किसी पर पावर 0 यानी 1, और यहाँ n-1 यानी 0, n इक्वल टू 1 मानेंगे, यहाँ भी 0, तो टाइम इनवर्स यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के इक्वल टू हो जाएगा टाइम इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। तो किसी के लिए भी पूछा जाए आसानी से आप बता सकते हो रेट कांस्टेंट का यूनिट है कि यहाँ क्या है, रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है या रेट कोफिशिएंट है, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब बच्चों अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रेट कांस्टेंट को प्रभावित करते हैं। तो रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब हम लोग रेट लिखते हैं तो जैसे मान लिया रेट अगर लिखा गया तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा लग रहा है कि कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट कम होगा, ऐसा लग रहा है कि रेट अगर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट कम होगा, या रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, बट ऐसा नहीं है। जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, केवल ये डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। और हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है, ये प्रभावित नहीं करता है किसको, डेल्टा ई और डेल्टा एच को, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ये प्रभावित नहीं करता है। जैसे मान लिया कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट है, और अगर वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है
तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो स्पीड में वो प्रोडक्ट साइड में जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा धीरे 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 स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगा। तो अब ये ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा एज रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग बच्चों देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड आर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, यहाँ नीट और जेई में भी थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मॉलिक्यूलरिटी एंड आर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी है क्या, ध्यान देना। जैसे मान लिया कोई रिएक्शन है N1A और प्लस N2B और कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी बन जाएगा। और आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या जिसका कंसंट्रेशन चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाए, तो ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या को आर्डर ऑफ रिएक्शन बोल देंगे, ये ध्यान देना। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात किया जाए तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ये हमेशा होल नंबर में होगा, जीरो नहीं हो सकता है, हमेशा होल नंबर में होगा। लेकिन आर्डर की अगर बात किया जाए तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और होल नंबर में भी पॉसिबल है। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकली आप किसी भी रिएक्शन को देख करके उसके रिएक्टेंट के मोल्स को ऐड करके आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन आर्डर आप डायरेक्ट देख करके नहीं बता सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी निकालना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का सम कर देंगे, पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अगर सम करेंगे तो आप आसानी से मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। आर्डर अगर निकालना है तो आपको ऐसे रिएक्टेंट पता होना चाहिए जो रेट डिटरमाइनिंग रिएक्टेंट हो, मतलब जिसका कंसंट्रेशन चेंज करें और रेट प्रभावित हो जाए। तो अगर नंबर ऑफ रेट डिटरमाइनिंग रिएक्टेंट्स पता चल जाए तो उसका सम करेंगे तो वो आर्डर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, अगर यहाँ बात किया जाए तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है H+ के प्रेजेंस में, तो यहाँ आर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी अगर देखा जाए 2 है। अब आर्डर क्यों 1 है, क्योंकि वाटर जो है ये एक्सेस में लिया गया है, इसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का आर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। और जिसका आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर ना हो उसको बोलते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी, तो आगे अभी देखेंगे हम लोग। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। मान लिया कोई रिएक्शन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप में हो जाता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में प्रोसीड करता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा तो सारे स्टेप फास्ट होंगे एक स्टेप को छोड़ करके, मतलब जैसे मान लिया 2 स्टेप में हो रहा तो एक स्लो हो जाएगा एक फास्ट, 3 स्टेप में हो रहा तो 2 फास्ट हो जाएगा एक स्लो। तो जो रेट लिखेंगे उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हमेशा स्लो रिएक्शन के आधार पर लिखेंगे। तो जैसे मान लिया कोई रिएक्टेंट A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और इसका हम लोग जब स्टेप देखें, मैकेनिज्म देखें तो A कन्वर्टेड इनटू B तो मान लिया फास्ट स्टेप है, B कन्वर्टेड इनटू C मान लिया स्लो स्टेप है, C कन्वर्टेड इनटू D मान लिया फास्ट स्टेप है। तो यही एक स्लो स्टेप है। तो अगर हमें रेट निकालना होगा ना, और स्लो रिएक्शन का पहचानने का तरीका ये इरिवर्सिबल नेचर का होता, मतलब एक ही डायरेक्शन में एरो लगा होगा तो उसे हम लोग स्लो स्टेप मान सकते हैं। तो हमेशा जब रेट लिखेंगे बच्चा, रेट अगर हमें लिखना होगा तो रेट हमेशा के रेट कांस्टेंट और एक्टिव मास ऑफ स्लो रिएक्शन यानी एक्टिव मास ऑफ B ऐसे लिख देंगे, ऐसे रेट लिखेंगे।
तो मतलब अगर कोई मतलब 3-4 स्टेप में कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है स्लो और फास्ट, तो हमेशा अगर रेट लिखना है तो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिखना। और जब रेट लिखेंगे स्लो स्टेप तो ये बना रेट ला। और ये ध्यान देना, रेट ला में अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट को किसी फास्ट स्टेप से हम लोग के सी का वैल्यू यानी के का वैल्यू जो कि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसको रिप्लेस कर देंगे और तब तक रेट ला से उसको रिप्लेस करते जाएंगे जब तक कोई स्टेबल रेट ला हमें ना पता चल जाए, ना प्राप्त हो जाए। और स्टेबल कब होगा? जब उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट ना रहे, केवल रिएक्टेंट मालिक्यूल रहें, तो ऐसे रेट ला स्टेबल होंगे। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। मान लिया NO प्लस हाफ Cl2 कन्वर्टेड इनटू NOCl है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 स्टेप में हो रहा है, NO प्लस Cl2 और K2 है डिसोसिएशन कांस्टेंट कन्वर्टेड इनटू NOCl2, फास्ट स्टेप ये है। NO प्लस NOCl2 K1 के प्रेजेंस में हो रहा है 2NOCl और ये स्लो स्टेप है। तो अगर हमें रेट लिखना हो तो रेट अकॉर्डिंग टू स्लोवेस्ट स्टेप लिखते हैं। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K1 एक्टिव मास ऑफ NO क्योंकि रिएक्टेंट और एक्टिव मास ऑफ NOCl2। अब NO का मान लेते हैं पावर 1 है और NOCl2 भी हमने लिख दिया। अब अगर देखा जाए ये NO और Cl2 तो रिएक्टेंट हैं और NOCl प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ NOCl2 बन चुका है रेट ला में। तो अब ना तो ये रिएक्टेंट साइड में है, ना तो रिएक्टेंट साइड में, ना तो प्रोडक्ट। इसका मतलब जब ना रिएक्टेंट में हो ना प्रोडक्ट में, इसका मतलब वही रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। तो ये NOCl2 रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, तो ये अनस्टेबल होता है। अगर यहाँ सारे रिएक्टेंट आए होते तो ये स्टेबल होता, इसको यहीं छोड़ देंगे और रेट ला हमारा प्राप्त हो जाता। बट ये अनस्टेबल होने की वजह से इसको हम पहले स्टेप से यानी K2 इक्वल टू, और K2 इक्वल टू हम लिखना जानते हैं। कैसे लिखेंगे K2 इक्वल टू? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट यानी NOCl2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट यानी NO का एक्टिव मास और Cl2 का एक्टिव मास, और यहाँ से हम लोग NOCl2 निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 NO और Cl2। यहाँ से NOCl2 का वैल्यू ला करके हम पुट कर देंगे, यहाँ से NOCl2 का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद रेट इक्वल टू K1 डॉट K2 NO और Cl2, और NO 2 है 1 1 तो स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये अगर देखा जाए आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, तो ये आपका रेट ला आ गया। अब रेट ला में कंसंट्रेशन का जो पावर वही आर्डर होता है, तो NO के रिस्पेक्ट में आर्डर 2 है और Cl2 के रिस्पेक्ट में आर्डर 1 है। और अगर तुमसे कहा जाए ओवरऑल आर्डर बता दो, तो ओवरऑल आर्डर हो जाएगा इसका 3। तो इस तरीके से अगर मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है जिसका मैकेनिज्म दिया है 2 से 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, तो आप इस तरीका को फॉलो करके उसका रेट ला निकाल सकते हो, डराइव कर सकते हो और आर्डर बता सकते हो, ओवरऑल आर्डर और प्रत्येक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या आर्डर होगा, सारा चीज़ आप बता सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद ध्यान देना, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट ए है और वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे इसमें। देखो, मान लिया जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो इसका जो है कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन है, और रेट इसका मान लेते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल हुआ, 2m हुआ, तो मान लेते हैं रेट भी डबल हो गया। तो अगर रेट भी डबल हो गया, R2 डबल हो गया, तो इसका मतलब आर्डर हो जाएगा फर्स्ट। अगर मान लिया रेट हो गया, कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 4 टाइम, तो इसका मतलब आर्डर हो जाएगा सेकेंड आर्डर। और अगर कंसंट्रेशन डबल किए और रेट हो गया 8 टाइम, तो आर्डर हो जाएगा थर्ड आर्डर। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का आपने डबल किया और रेट उतने रह गया, तो इसका मतलब 0 आर्डर। अगर आप कंसंट्रेशन डबल किए, रेट हो गया 1.4 टाइम, तो ध्यान देना आर्डर हो जाएगा हाफ। और अगर कंसंट्रेशन डबल किए, रेट हो गया आधा, तो हो जाएगा -1 आर्डर।
-1 आर्डर। तो ये डायरेक्ट आपको ट्रिक अगर पता है तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इसी पर सेट हो जाएंगे, तुरंत आप आर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से बता सकते हो। इसी फार्मूले को यानी रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर पावर n को फॉलो करके दो कंडीशन बना करके R1 में हो जाएगा C1 पर पावर n और R2 में C2 पर पावर n। तो दोनों को हम रेशियो ले करके R1/R2 इक्वल टू C1/C2 पर पावर n, यानी दो अगर रेट दिया है और दो कंसंट्रेशन दिया है तो हम लोग आर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, R1/R2 इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू C1/C2 पर पावर n। ये कब अप्लाई करना है? जब दो रेट और दो कंसंट्रेशन दिया है तो तुम आर्डर आसानी से इस फार्मूले को अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हो। अब आपको ये तो पता है कि जैसे कोई रिएक्टेंट है उसका रेट अगर लिखना है तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट यानी A पर पावर n। तो अब इसमें ऐसे बोल देगा कि रेट इतना टाइम हुआ तो कंसंट्रेशन इतना टाइम हो गया, तो आर्डर बता दो। तो दो इक्वेशन बना लेंगे और दोनों को डिवाइड करके n का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे एक सवाल इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया है पहले से, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लिया कोई रिएक्शन है x कन्वर्टेड इनटू y, कोई रिएक्टेंट x है और y में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई फैक्टर इतना, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना फैक्टर इंक्रीज हो रहा है जब कंसंट्रेशन इंक्रीज किया गया 1.5 टाइम। कह रहा आर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन 1.5 इंक्रीज किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.837 इंक्रीज हो गया, तो कौन सा आर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है? तो सबसे पहले एक नॉर्मल हमने रेट लॉ लिख लिया, रेट लॉ इक्वल टू R1 इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ x पर पावर n। अब जैसे वो कारा रेट हो गया इतना टाइम, तो R1 इंटू 1.837 और K और कंसंट्रेशन हो गया 1.5 x पर पावर n। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R1 कट जाएगा, K कट जाएगा और x पर पावर n कट जाएगा, बचेगा 1.837 इक्वल टू 1.5 पर पावर n। अब ऐसे स्थिति में बच्चा इसका n का वैल्यू निकाल नहीं पाता आसानी से। तो जब इस टाइप का कोई सिचुएशन बने, ध्यान देना बच्चों, y इक्वल टू एक्स पर पावर n के जैसा कुछ भी अगर बने तो तुम्हें लॉग लेना है, दोनों साइड लॉग लोगे तो लॉग 1.837 इक्वल टू, अब लॉग x पर पावर n, लॉग x पर पावर n अगर है तो इसको लिखते हैं n लॉग x, तो पावर आगे आ जाएगा तो n लॉग 1.5 हो जाएगा। तो n का वैल्यू अगर निकालना है तो लॉग 1.837 डिवाइड बाई लॉग 1.5 इक्वल टू लॉग का वैल्यू रखेंगे और ये अप्रॉक्स आ जाएगा 1.5 आपका आंसर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आने का चांस आपके एग्जाम में ज़्यादा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन और है और इसको मैंने लिख दिया है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, जैसे मान लिया रेट आप लिख रहे हो, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पर पावर n, ऐसे है। अब अगर वो कहा कि कंसंट्रेशन वॉल्यूम उसका हाफ हो गया, भैया कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में जो रिश्ता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो अगर वॉल्यूम हाफ हुआ तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, वॉल्यूम 1/3 हो गया तो कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाएगा। यानी अगर वॉल्यूम कम हो रहा तो कंसंट्रेशन उसी के रेशियो में बढ़ेगा, यानी कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। अब यहाँ कह देगा कि कंसंट्रेशन 1/2 हो गया तो वॉल्यूम दे देगा, कंसंट्रेशन के जगह पर तुम अपने से बना करके रख करके आर्डर निकाल सकते हो, दो इक्वेशन बना करके। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, इसको देखते हैं। हमने लिख दिया, इंपॉर्टेंट था इस वजह से हमने थ्योरी में लिख दिया है। पूरा अगर शॉर्ट नोट्स पूरा रिवाइज कर देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पूरे एनसीईआरटी के सवाल कर सकते हैं। देखो दिया गया है ए बी दो रिएक्टेंट है और दोनों का कंसंट्रेशन दिया है। पहले एक्सपेरिमेंट में 0.20, 0.30, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ हैं और तीनों में ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और रेट दिया हुआ है। तो आपको पता है रेट इक्वल ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो रेट लिखेंगे के एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर अल्फा एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर बीटा।
तो हमें आर्डर निकालना है और रेट मतलब ला डराइव करना है। तो सबसे पहले हम तीनों कंडीशन में, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, यानी 3 एक्सपेरिमेंट दिया है, तीनों का हम रेट लिख लेते हैं। नॉर्मल रेट ला यही तो है, तो रेट यही है, तो रेट लिखेंगे। तो R1 इक्वल टू K1 या K मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.20 पर पावर अल्फ़ा, 0.30 पर पावर बीटा। तो ये पहले के लिए हमने लिख दिया, और R1 के जगह पर हम लोग 0.507 इंटू 10⁵ ले सकते हैं। उसके बाद R2 लिखना है, तो 0.505 R2 10⁻⁻5 इक्वल टू K, और 0.20 B A हो गया पावर अल्फ़ा, और B के जगह पर ये रख देंगे 0.1 पर पावर बीटा। ऐसे R3 के लिए, R3 ये है, तो R3 इतना इक्वल टू K, एक्टिव मास ऑफ 0.4 पर पावर अल्फ़ा और एक्टिव मास ऑफ 0.05 पर पावर बीटा। तो 3 हमने इक्वेशन बना लिया। अब इन तीनों इक्वेशन में ये दिमाग लगाना है कि मतलब ऐसा दिमाग लगाएं, ऐसा डिवाइड करें कि या तो अल्फ़ा वाला यूनिट कट करके 1 हो जाए, या तो फिर बीटा वाला कट करके 1 हो जाए। तो एक अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो दूसरा हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड कर दो। अगर फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड करोगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा वाला कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 ये भी कैंसिल आउट होकर के 1 बन रहा है। अल्फ़ा अल्फ़ा का यूनिट कट गया, के का यूनिट कट गया, तो बीटा यानी 0.30 बाई डिवाइड बाई 0.01 बीटा बीटा है, और ये सॉल्व किया तो इसका मतलब 3 पर पावर बीटा। अब यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ 1 इक्वल टू 3 पर पावर बीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर देखा जाए, हम चाहें 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर 0 1 होता है, और यहाँ 3 पर पावर बीटा, नीचे सेम है तो ऊपर सेम कर देंगे, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0। तो इसका मतलब बीटा हमें पता चल गया। अब हमें निकालना अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम लोग थर्ड में सेकंड से डिवाइड मार देंगे। तो थर्ड में जब सेकंड से हम लोग डिवाइड करेंगे तो R3/R2, R3 का वैल्यू टेबल में गिवन है, R2 का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो अब 2 पर पावर अल्फ़ा और 1/2 पर पावर बीटा हो जाएगा। इसको रख करके डायरेक्ट इधर हमने कर दिया, और चाहे वो आप ऐसे लिख लो। यहाँ देखो 2/3, 3/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब क्योंकि बीटा इक्वल टू 0, तो इस पर पावर अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 पर पावर अल्फ़ा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.821 इक्वल टू 2 पर पावर अल्फ़ा। अब यहाँ से लॉग लेंगे, लॉग सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 1.5। तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इक्वल टू 1.5। तो अल्फ़ा बीटा अगर हमें पता चल गया बच्चों, अगर अल्फ़ा बीटा हमें पता चल गया तो हम रेट ला आसानी से निकाल सकते हैं। रेट इक्वल टू हो जाएगा कि एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर 1.5, एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर 0, यानी ए के रिस्पेक्ट में आर्डर है 1.5 और बी के रिस्पेक्ट में आर्डर है 0। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, इक्वेशन आप बना लेंगे और ऐसे डिवाइड मारेंगे जिससे अल्फ़ा या तो कैंसिल आउट हो जाए या तो बीटा, और बारी बारी से अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस वजह से इसको रख दिया गया था नोट्स में। चलो ठीक है, ध्यान देना बच्चों। हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई nth ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन है, उसका लिए हाफ लाइफ टाइम का अगर रिलेशन देखा जाए तो टी हाफ इक्वल टू होगा 1, टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए पर पावर n-1 होगा। n का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें तो 0 बन जाएगा, 1 रख दें तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ ऐसे कर दें, टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए पर पावर 1-1 यानी 0, यानी कैंसिल आउट, यानी कांस्टेंट, यानी टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ हम लोग 0 रख दें तो पावर ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टी हाफ 0 ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है।
तो मतलब टी हाफ फर्स्ट आर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन जीरो आर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे हम एन का वैल्यू रख करके और कंसंट्रेशन और टी हाफ बता सकते हैं किसी भी आर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। मान लिया 2 टी हाफ है। अब टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ क्या क्या है। जैसे कोई रिएक्टेंट है, वो अपना इनिशियल अमाउंट, मान लिया वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितने टाइम में वो अपने इनिशियल अमाउंट का आधा टूट करके प्रोडक्ट साइड में चला जाए या आधा बचा रह जाए, तो ऐसे टाइम को हम लोग बोलते हैं टी हाफ। ऐसे टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। तो ऐसा टाइम जिसमें कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, ऐसे टाइम को हम लोग टी हाफ या हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। 2 हाफ लाइफ टाइम दिया है तो T1/T2 इक्वल टू C2/C1 पर पावर n-1। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन दे करके आर्डर पूछा जाता है, तो इस इक्वेशन को आप फॉलो करके आर्डर आसानी से निकाल लेंगे। अगर प्रेशर के टर्म होगा तो T2/T1 इक्वल टू P2/P1 पर पावर n-1 कर देंगे। लॉग ऑग ले करके ये रिलेशन निकाल दिया गया है। तो मेन है फार्मूला, आपको ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर ग्राफ दिया है तो भी आर्डर निकाल सकते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, पहला वाला और दूसरा वाला। अगर देखा जाए टी हाफ इक्वल टू K1/A पर पावर n-1, y इक्वल टू mx पर अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। यहाँ इधर जा रहे हैं तो टी हाफ बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो 1/n-1 है। अब अगर यहाँ nth आर्डर के लिए ये ग्राफ है, अगर यहाँ कुछ भी दिया है, अब यहाँ टी हाफ तो कांस्टेंट है, फिक्स है, और अगर कोई भी ग्राफ दिया हो तो हम इसके पावर को कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि किस आर्डर का ग्राफ दिया है। अब यहाँ अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ऐसे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यानी इधर टी हाफ है, इधर है ए पर पावर n-1, तो n-1 ऐसे अगर दे देता, ऐसे दे देता, और यहाँ ऐसे लिखा है टी हाफ और इधर है ए पर पावर 2, तो बोल देता है किस आर्डर का ग्राफ है। तो इसका मतलब पावर को से बराबर करेंगे ना, तो n-1 इक्वल टू 2, तो कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 2 + 1, यानी ये थर्ड आर्डर का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि ए पर पावर स्क्वायर हो चुका है। तो यानी nth के लिए अगर तुम याद किए हुए हो तो आप किसी भी आर्डर का ग्राफ आसानी से बता सकते हो कि किस आर्डर का ग्राफ गिवन है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। समझ में आ रहा बच्चों सबको, कोई दिक्कत, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है। चलो, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन का आर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों अलग अलग आ जाएं तो उसी को बोलते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर आर्डर और मॉलिक्युलरिटी ना सेम हो, अलग अलग हो जाए, तो उसको स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे इस रिएक्शन का आर्डर तो 1 है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल हो जाएगा स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक देखते हैं फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। इसका हम लोग डेरिवेशन वगैरह बहुत डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। फर्स्ट आर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है 2.303/T log 10 बेस A/A-x। ए क्या है, लेफ्ट इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और A-x क्या है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। T क्या है, टाइम, और K क्या है, रेट कांस्टेंट। अगर हम लोग हाफ लाइफ टाइम निकालें तो इसी फार्मूले में हम लोग इसी फार्मूले से इसको डराइव कर सकते हैं। डायरेक्ट तुम फार्मूला याद कर लो, टी हाफ इक्वल टू 0.693 होता है। यानी अगर रेट कांस्टेंट निकालना हो, टी हाफ दिया है तो रेट कांस्टेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अरे भाई टी हाफ दिया, रेट कांस्टेंट निकालो, और रेट कांस्टेंट अगर पता है तो टी यानी टोटल टाइम हम बता सकते हैं कि उस चेंजिंग में उतना कंसंट्रेशन अगर चेंज हुआ तो कितना रेट कांस्टेंट, टाइम कितना लगा, बता सकते हैं, ठीक है। अब अगेन ये आपको पता है K इक्वल टू 1/T log E बेस A/A-x। इसको इधर ले लिया तो KT इक्वल टू समथिंग। अब आपको पता है एक फार्मूला आपको बताया गया है, क्या, x इक्वल टू ई पर पावर log E बेस x इक्वल टू y, तो एंटी लॉग जब लेंगे तो ये बन जाएगा। अब अगर देखा जाए इसको हम अगर
ये ए को हमने नीचे कर दिया और ए माइनस एक्स को ऊपर कर दिया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पावर पॉजिटिव था, अब यहाँ नेगेटिव बन गया। अब यहाँ इसको हम स्प्लिट करके लिखना चाहें तो ए बाई ए माइनस एक्स बाई ए लिख सकते हैं, या इसको चाहे हम इधर शिफ्ट कर दें, तो इसको इधर शिफ्ट किए तो यहाँ हो गया ए डॉट ई पर पावर माइनस के टी, तो ये रिलेशन है। अब अगर इसको हम स्प्लिट करके लिखें तो ए बाई ए माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू ई पर पावर के टी, और ए बाई ए कैंसिल आउट, वन हो जाएगा, वन माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू ई पर पावर माइनस के टी। तो एक्स बाई ए मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स बाई ए इक्वल टू वन माइनस ई पर पावर माइनस के टी, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। तो डायरेक्ट फार्मूला तुम्हें याद रखना है, इसको डेराइव हम लोग डिटेल में किए भी हैं, सारा फार्मूला हम लोग डेराइव किए हैं। क्लास में तो डिटेल में पढ़ाया जाता तो सब डेरिवेशन है, लेकिन अभी तो रिवीजन हो रहा, तो डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला याद होना है। जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट देख रहा होगा उसको हो सकता है ना समझ में आए, तो ऐसे बच्चे डिटेल नोट्स पढ़ेंगे, और जिसको नोट्स चाहिए वो 9792830180 पर मैसेज करेगा, उसको हैंड रिटेन नोट्स पूरे चैप्टर का फुल नोट्स मिल जाएगा। अगेन हम लोग इस पर ग्राफ देखते हैं, तो के टी इक्वल टू 2.303 log 10 बेस ए बाई ए माइनस एक्स, इसको इधर किया और इसको इधर किया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इधर आ गया तो ये बन गया। अब अगर देखा जाए इसको हम लोग इधर कर दिए और इसको इधर करेंगे तो log 10 बेस ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 टी प्लस log 10 बेस ए, वाई इक्वल टू एम एक्स पर अगर देखा जाए सेट हो रहा, तो ये हो गया सी और एक्स हो गया टी, और यम मतलब स्लोप हो गया माइनस के बाई 2.303, वाई इक्वल टू हो गया ये। तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ चीज़ ये, अब क्योंकि m का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो जो मतलब थीटा होगा 90 से ज़्यादा होगा, थीटा 90 से ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लॉग ए, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के 2.303। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा फर्स्ट आर्डर का। और चाहे हम दूसरा ग्राफ भी और एक और मोड बना सकते हैं कि ए टू इक्वल टू 2.303 इक्वल टू log 10 बेस ए बाई ए माइनस एक्स होता है। अब अगर हम चाहें तो y इक्वल टू एम एक्स में अब की बार फिर से सेट कर लें, तो अब यहाँ इसको हम लोग पूरा y मान लिया और इसको के टी बाई 2.3, अगर देखा जाए t है x और ये, तो यहाँ हम इसको y एक्सिस पर ले लिए और इसको हम लोग x एक्सिस पर लिए, तो y इक्वल टू एम एक्स पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्लोप यहाँ k बाई 2.303 हो जाएगा। तो ये भी फर्स्ट आर्डर का ही ग्राफ है। ओके, चलो आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जैसे मान लिया कोई सब्सटेंस है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और थोड़े समय के बाद वो 100 ग्राम है और थोड़े समय बाद वो 50 ग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब कितना टाइम लगा होगा, टी हाफ लगा होगा। मान लेते टी हाफ 1 आवर्स है, फिर वो थोड़े समय बाद वो 25 ग्राम में बदल गया, कितना टाइम लगा होगा, टी हाफ मान लेते हैं 1 आवर्स है। फिर थोड़े समय बाद वो 12.5 ग्राम में बदल गया, कितना टाइम लगा होगा, टी हाफ कितना ले लेते हैं 1 आवर्स ले लेते हैं। फिर थोड़े समय बाद 6.25 ग्राम में बदल गया, कितना टाइम लगा होगा, इसका आधा, तो इसका मतलब टी हाफ टाइम लगा होगा, तो कितना मान लेते हैं 1 आवर्स है। तो अगर देखा जाए 100 से 50 ग्राम में आने पर 50% कंप्लीट हुआ रिएक्शन, और 100 से 25 ग्राम में आने पर 75 ग्राम, और 100 से 6.25 ग्राम आने में 93.75 ग्राम 93.75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो अगर फार्मूला बनाना चाहें तो हाफ लाइफ टाइम अगर गिवन हो और हमसे कहे कि T75% बताओ, तो इसका मतलब T75% तक आने में कितना हाफ लाइफ लगा, 1 और 1 2, तो इसका मतलब 2T हाफ हो जाएगा, यानी T75% इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। अगर 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो कितना टी हाफ, 1 2 3, तो 87.5% के लिए इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ बन जाएगा, 3 इंटू टी हाफ हो गया। ऐसे 93.75% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा हो तो कितना, तो 4 इंटू टी हाफ। तो डायरेक्ट इससे ये 3 फार्मूला हम लोग डराइव किए इस कॉन्सेप्ट से, और हमने पहले से ही डराइव किया हुआ, या आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए कुछ चीज़ें और, कि अगर टी हाफ दिया हो T99.9 पूछ ले तो 10 इंटू टी हाफ कर देंगे। अगर टी हाफ दिया है T90% पूछ ले
तो 3.3 इंटू टी हाफ कर देंगे। अगर टी हाफ दिया हो और एवरेज टाइम पूछ ले तो 1.44 इंटू टी हाफ कर देंगे। तो ये आसानी से आपको अगर ये सारा फार्मूला पता है, टी हाफ गिवन हो या कुछ भी गिवन हो, तो इसको इधर उधर करके आप टाइम आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इनिशियल टाइम मान लेते हैं उसका n0 है, थोड़े समय के बाद जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो मान लेते हैं n बचा, यानी लेफ्ट अमाउंट उसका n बचा। तो लेफ्ट अमाउंट इक्वल टू n0 1/2 पर पावर n, ये फार्मूला याद रखना। इसको हमने डेराइव भी कराया है, मैं बार बार कह रहा हूँ सारा फार्मूला डेराइव किया गया, कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। 60 नोट्स के द्वारा इसको हम लोग तेज़ी से रिवाइज़ करेंगे, इस वजह से मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। और बाकी क्लास में जब लेक्चर चलता है, एक से लगभग 15 लेक्चर हम लोग कवर करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, तो पूरा मतलब डेराइव किया जाता है सारा फार्मूला। तो यहाँ n इक्वल टू n0 1/2 पर पावर n, ये फार्मूला याद रखना। n क्या है? लेफ्ट अमाउंट है। n0 क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। टोटल टाइम कितना लगा n0 को n में बदलने के लिए? तो टोटल टाइम t इक्वल टू स्मॉल n इंटू टी हाफ। स्मॉल क्या है? n क्या है? ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर टी हाफ दिया है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर पता चल जाए, यहाँ से निकाल लेंगे n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू, तो टोटल टाइम भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और यहाँ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको मैंने रख दिया है शार्ट नोट्स में, रिवीजन नोट्स में। गिवन दैट SO2Cl2 कन्वर्टेड इनटू SO2 प्लस HCl। तो एक्सपेरिमेंट नंबर पहला है, तो टाइम जब 0 था तो इसका प्रेशर 0.5 था, और जब टाइम 100 सेकेंड हो गया तो प्रेशर इसका 0.6 सेकेंड हो गया। करा कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बता दो। और व्हेन टोटल प्रेशर इज इतना, टोटल प्रेशर जब इतना दिया हो तब रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट अगर लिखना है बच्चा, तो रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पर पावर 0। तो भैया रेट तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम रेट कांस्टेंट पहले निकालोगे। तो पहले रेट कांस्टेंट का फार्मूला हम लोग डेराइव कर लेते हैं, क्योंकि ये गैसीय सिस्टम के लिए है। अगर देखा जाए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ये तो कंसंट्रेशन, मतलब जब कोई रिएक्शन दिया हो कंसंट्रेशन मोड में तब ये लगाएंगे। लेकिन अगर प्रेशर के टर्म में दिया तो रेट कांस्टेंट हम लोग डेराइव कर सकते हैं। कैसे? SO2Cl2 कन्वर्टेड इनटू SO2 प्लस Cl2। अगर देखा जाए जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो इनिशियल प्रेशर Pi और यहाँ प्रोडक्ट कुछ नहीं बना, लेकिन जब t टाइम इक्वल टू t हो गया तो मान लेते हैं रिएक्टेंट में से कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो Pi माइनस एक्स एटमॉस्फेयर और x यहाँ बना और यहाँ x एटमॉस्फेयर हो गया। तो टोटल प्रेशर अगर देखा जाए सबको ऐड करेंगे तो Pi माइनस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ x कैंसिल कर देंगे, तो Pi प्लस एक्स, यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू हो गया Pi प्लस एक्स। तो यहाँ अगर देखा जाए x निकालेंगे Pt माइनस Pi, पक्षांतर करके इधर उधर करके। तो अब अगर देखा जाए यहाँ Pa पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 हो जाएगा, तो Pa इक्वल टू क्या हो जाएगा? Pi माइनस एक्स, वहाँ A माइनस एक्स था, यहाँ Pi माइनस एक्स, और ये क्या है? Pa पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, तो Pa इक्वल टू Pi माइनस एक्स। Pi तो हमें पहले से पता है, x का वैल्यू अभी हमने निकाला तो इसको रखेंगे, तो Pa इक्वल टू हो जाएगा 2Pi माइनस Pt। तो आपको पता है, क्या पता है? K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A बाई ए माइनस एक्स था, लेकिन A के जगह पर हमने Pi रख दिया और A माइनस एक्स के जगह पर Pa, और A माइनस एक्स अभी आपने डेराइव किया है, या Pa इक्वल टू क्या डेराइव किए हो? 2Pi माइनस Pt। तो ये फार्मूला डेराइव हुआ। तो पहले हम लोग फार्मूला डेराइव किए, अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। देखो सबसे पहले रेट कांस्टेंट निकालो बच्चा, तो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 2.303 बाई टी, जब टाइम 100 है तो टोटल प्रेशर 0.6 लेंगे और इनिशियल प्रेशर क्या है? 0.5। तो इस फार्मूले में पुट करेंगे,
तो 2.303 बाई 100 लॉग इनिशियल प्रेशर 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू इनिशियल प्रेशर यानी 0.5 माइनस टोटल प्रेशर पीटी यानी 0.6। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले यहाँ के का वैल्यू निकाला गया। अब जब के का वैल्यू निकाला गया तो यानी रेट कांस्टेंट निकाले तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आसानी से हम निकाल ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। तो अब यहाँ अगर देखा जाए टोटल प्रेशर दिया है 0.65, जब रेट निकालना है तब क्वेश्चन में गिवन है नीचे देखो, रेट निकालना तो प्रेशर का दिया इतना, इतने पर रेट निकालो। तो अगर देखा जाए टोटल प्रेशर पी टी इक्वल टू पी आई प्लस एक्स इक्वल टू 0.65, तो एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ गया। अब प्रेशर ऑफ SO2 Cl2 एट टाइम टी, तो पी ए इक्वल टू पी आई माइनस एक्स। इनिशियल प्रेशर आपको पता है 0.5 और यहाँ एक्स जो आया है 0.15। तो अब अगर देखा जाए पी ए इक्वल टू हो जाएगा 0.35। तो रेट इक्वल टू के पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 Cl2, तो रेट के का वैल्यू तुम्हें अभी निकाले और पार्शियल प्रेशर यानी 0.35 रख दिया तो आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये कंसेप्चुअल था, इस वजह से इसको मैंने रिवीजन में रख दिया। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको तुरंत पहचान लेना ऐसा रिएक्शन जिसका मतलब रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ना डिपेंड करे तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। पहचानने का तरीका कि कब होगा, तो अगर कोई रिएक्शन एच न्यू सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा तो समझ लो जीरो ऑर्डर है। अगर मेटल के प्रेजेंस में हो रहा या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा समझ लो जीरो ऑर्डर है। सिंपल तरीका है पहचानने का। जीरो ऑर्डर के लिए के इक्वल टू 1/T एक्टिव मास ऑफ आर नाट माइनस एक्टिव मास ऑफ आर। आर नाट है इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और आर है लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो के टी इक्वल टू आर नाट माइनस आर, ये फार्मूला आपको जीरो ऑर्डर के लिए याद रखना होगा। और अगर देखा जाए आर इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आर नाट, तो वाई इक्वल टू एम एक्स अगर करेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा। वाई यानी ये एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और टी यानी एक्स यानी टी, और इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ निगेटिव स्लोप है तो थीटा 90 से ज़्यादा हो जाएगा। स्लोप अगर देखा जाए तो माइनस के हो जाएगा। तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर का ग्राफ आपका बन गया। टी हाफ इक्वल टू आर नाट बाई 2 के हो जाएगा। अगर हम इस पर ग्राफ बनाना चाहें टी हाफ और आर नाट पर तो आसानी से बना सकते हैं। अरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हाफ और ए आर नाट, ये ग्राफ बन गया। और जब हम लोग डेराइव करेंगे, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ अगर देखा जाए आर, अगर आर देखा जाए एक्स मान लें, अगर हम लोग इसी को ऐसे कर दें के टी इक्वल टू आर नाट माइनस आर को एक्स कर दें। अरे भाई आर नाट माइनस आर को एक्स मान लिया, के टी है ही तो एक्स इक्वल टू के टी। तो यहाँ अगर एक्स और टी में अगर ग्राफ बनाया जाए तो वाई इक्वल टू एम एक्स यानी सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो ये कंडीशन है, ये फॉर्म है जीरो ऑर्डर का, ये सारा फॉर्म आपको याद होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है T3/4 यानी T 75% डिवाइड बाई T 50% इक्वल टू 3/2 होता है। कभी कभी T 75% दे करके T 50% पूछ लेता है। T मतलब टाइम, मतलब 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा अगर T 50 इतना है। तो ये T 75 डिवाइड बाई T 50 इक्वल टू 3/2 का रेशियो होता है। डायरेक्ट पूछा गया है तो इस वजह से आपको ये याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बाय अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, बट आपको मेन यहाँ बताने वाले हैं कि क्या तुम्हें ध्यान देना। पहला तो तुम्हें फार्मूला ये ध्यान देना है, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए ई पर पावर माइनस ए बाई आर टी। दूसरा फार्मूला जब लॉग वगैरह लेते हैं ई बेस ले करके इधर उधर जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, लॉग ई बेस के इक्वल टू लॉग ई ए माइनस ए बाई आर टी। और आप चाहे तो लॉग ई बेस के लिखो, चाहे एल एन के लिखो, चाहे 2.303 लॉग 10 बेस के लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ एल एन लिख सकते हैं, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी। अब ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहा, यहाँ टेम्परेचर T1 और रेट कांस्टेंट K1 कर दें। ऐसे दूसरा करें और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो आ जाएगा ये फार्मूला।
log 10 बेस K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो ये चारों फार्मूला है अर्हीनियस इक्वेशन का, ये चारों याद रखना है। T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, EA क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है गैस कांस्टेंट, K क्या है रेट कांस्टेंट, और यहाँ हमेशा T2 बड़ा होगा T1 से। यहाँ कंडीशन अप्लाई, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ln के इक्वल टू माइनस EA बाई R 1 बाई टी प्लस ln A है। y इक्वल टू mx पर रखेंगे तो ln के और 1 बाई टी वर्सेस ग्राफ बनेगा तो थीटा 90 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। स्लोप यम यानी tan थीटा यानी माइनस EA। अगर यहाँ log 10 बेस करके लेंगे तो EA बाई 2.303 हो जाएगा। अरे भाई log 10 बेस भी कर सकते हैं तो स्लोप हो जाएगा ये, ln करेंगे तो माइनस EA केवल हो जाएगा, EA बाई R हो जाएगा। तो ये ध्यान देना किस पर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ln और log E बेस के फॉर्म में। लॉग से रिलेटेड अगर तुम्हें और जानकारी लेना है तो सर्च करोगे लॉगरिथम बाई CM दुबे, तो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं ट्रिक बताया हूँ। तुम्हें लॉग से रिलेटेड जितना भी दिक्कत होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सारा आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता है K इक्वल टू AE पर पावर माइनस EA बाई RT। अब यहाँ टेम्परेचर इन्फिनाइट लेंगे तो यहाँ जब इन्फिनाइट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा जीरो, E पर पावर 0 यानी 1, तो K इक्वल टू हो जाएगा ए क्या है अर्हीनियस पैरामीटर है, और क्या है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, कोलिजन फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर अर्हीनियस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी 0 मान ले तो log 10 बेस K2 बाई K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 0 कर देंगे तो सारा राइट हैंड साइड में जो ये कंडीशन है ये सब हो जाएगा 0। तो log K10 बेस K2 बाई K1 इक्वल टू 0, एंटी लॉग लेंगे तो K2 बाई K1 इक्वल टू 10 टू द पावर 0। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 10 टू द पावर 0 यानी 1, तो log K2 बाई K2 इक्वल टू K1। और भैया K2 बड़ा होना चाहिए K1 से, क्योंकि T2 बड़ा है T1 से। इसका मतलब ये हुआ कि K1 और K2 यानी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इस सिचुएशन में कब, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 दिया हो, मतलब रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बट कब नहीं डिपेंड करेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए। तो सारा हमने अर्हीनियस इक्वेशन का सारा कंडीशन ग्राफ वगैरह सब आपको बता दिया। इतने से सारे सवाल लग जाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब न्यूमेरिकल सीरीज जब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसमें तो पूरा आपको बताएंगे भी। अब आगे देखो, अगला कॉन्सेप्ट देखना। मान लिया कोई रिएक्शन है जिसका रेट है R और टेम्परेचर है T। जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मतलब एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम बढ़ता है। तो मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 2R हो गया, फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया 4R, फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया 8R। टेम्परेचर ऐसे 10-10 बढ़ाते चले जाओ। तो जब 8R तक गए तो 10, 20, 30 T प्लस 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये ध्यान देना, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। और जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर तो उसी के रेशियो में मतलब रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। एक होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर दो रेट कांस्टेंट दिया हो दो टेम्परेचर पर, तो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू KT2 बाई KT1। KT2 क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये KT2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट सेकेंड टेम्परेचर। KT1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट फर्स्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू KT2 बाई KT1। और ये कब अप्लाई करना फार्मूला, जब T2 माइनस T1 इक्वल टू 10 रहे, मतलब दो टेम्परेचर है दोनों में डिफरेंस अगर 10 है तो ये फार्मूला लगाएंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल जाएगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट है, एक रेट कांस्टेंट दिया है एक टेम्परेचर पर, तो दूसरा रेट कांस्टेंट दूसरे टेम्परेचर पर हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल आगे कराया जाएगा। अगर T2 माइनस T1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो ये लगाएंगे KT2 बाई KT1 इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट पर पावर गामा। गामा कैसे निकालेंगे, गामा इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई 10 कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ो बच्चों, देखो
अगर देखा जाए कोई रिएक्टेंट मान लेते हैं और जिसकी एनर्जी है ER, रिएक्टेंट की एनर्जी, और वो प्रोडक्ट में बदल गया EP उसकी एनर्जी है। तो ये ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैपिंग है, पूरा एनर्जी गैपिंग जो है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस गैपिंग को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब रिएक्टेंट के पास एनर्जी पहले कम था, इधर जा रहा है एनर्जी बढ़ रहा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में बदला तो एनर्जी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो इसका मतलब ये इंडोथर्मिक का ग्राफ है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। लेकिन अगर ये अगर ऐसे नीचे और डाउनवर्ड हो जाता तो कहीं ना कहीं एनर्जी कम हो गया प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट ने एनर्जी इमिट किया होगा तभी तो एनर्जी कम बचा। तो वो एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक में एनर्जी इमिट होता है, हीट निकलता है, और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अब अगर देखा जाए कितना चेंज आया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो चेंजिंग है इसको डेल्टा H बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी से यहाँ हायर तक पहुँचने में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ जैसे पहुँचेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी चेंजिंग है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। ऐसे ये इंडोथर्मिक के लिए है। एक्सोथर्मिक के लिए आप सिंपली इसको ऐसे नीचे कर देंगे और यहाँ गैपिंग आ जाएगा, डेल्टा H का वैल्यू यहाँ निगेटिव आने लगेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ आसानी से बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये ध्यान देना, मेन फार्मूला ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी प्रोसेस बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी फिर क्या हो जाएगा? तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस हो जाएगा इधर आने पर, प्लस एवरेज एनर्जी प्रोसेस बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो इस पर ग्राफ, अब मान लिया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ग्राफ बनाना है तो सिंपल, अरे भाई ये नॉर्मल है, ऐसे मान लिया। आपकी यहाँ देखो, यहाँ नीचे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इधर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इधर है। मान लिया ये इतना है और ये नीचे डाउनवर्ड, तो यहाँ जो गैपिंग आ रहा है ये डेल्टा H क्या वैल्यू हो जाएगा? नेगेटिव। ये एक्सोथर्मिक का बन गया क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट घट गया, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा था तो एनर्जी कुछ रिलीज किया होगा रिएक्टेंट ना, तो एनर्जी कम हो गया। अब अगर मान लिया ऐसे ग्राफ बन जाए, ऐसे चला जाए ऐसे, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा, इसका मतलब ये निगेटिव कैटलिस्ट में हुआ होगा। और अगर इस टाइप का ग्राफ बन जाए ऐसे डाउनवर्ड, ऐसे कर दें थोड़ा सा, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, मतलब ये किसके प्रेजेंस में हुआ होगा? ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ग्राफ बन रहा है। मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी, ये और ये है इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और ये है निगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी आप बता सकते हो ग्राफ, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे वैरी कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ओके, एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा सा टॉपिक है, हम लोग कवर करेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, तो देखो कोलिजन थ्योरी मेनली ये कहता है बच्चों, कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि मतलब इफ़ेक्टिव कोलिजन होने के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला नंबर एक्टिवेशन एनर्जी, पहला नंबर एक्टिवेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मान लिया A और B मिल रहे हों तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी उसी के बराबर होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, या तो उससे ज़्यादा रहे, और इनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे मान लिया, मतलब अच्छे से, जैसे मान लिया कोई मॉलिक्यूल इधर आ रहा है और ये इधर से जा रहा, तो कैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा? मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब अच्छे से मिले। जैसे कोई हाथ मिलाना चाह रहा है तो तुम भी हाथ बढ़ाओ तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ, पता चला वो हाथ मिला रहा तुम पैर आगे कर दिए तो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहा। तो मतलब इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मैच करना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब वो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
फिर इसने रेट लिखा, इसने बोला कि रेट इक्वल टू जो होगा वो होगा पी जेड ए बी और ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इसने कहा कि यहाँ जो पी है ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है पी, और जेड ए बी यहाँ बच्चों या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ऑफ रिएक्टेंट ए बी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी है। और ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या है? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है विथ एनर्जी इक्वल टू, विथ एनर्जी इक्वल और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी, या तो इक्वल होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं। पूरा चैप्टर हमने आपको शॉर्टकट में रिवाइज करा दिया है। इसका अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है वो हमारे पास मैसेज करके शॉर्ट नोट्स ले सकता है। पूरा केमिकल काइनेटिक्स हमने बहुत ही कम टाइम में, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट देना, मतलब अगर देखा जाए बहुत रेयर केस है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दिया। एनसीईआरटी के सारे सवाल आप इस कॉन्सेप्ट पर लगा सकते हो, जेईई मेंस और नीट के सारे सवाल बन जाएंगे। तो बच्चों पूरा क्लास ओवर हो चुका है। कल हम लोग फिर मिलेंगे 8 PM इवनिंग में, और जिसमें केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार में अगर नहीं समझ में आया, जो बच्चा पहली बार पढ़ा हुआ तो वो 2-3 बार वीडियो को देख करके अपने आप को रेडी रखे, नोट्स बना ले, और कल फिर हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।